साथियों, जय कल्पामृत। कल्पामृत मार्केटिंग के ऑनलाइन वेबिनार और इस महत्वपूर्ण महीने के जो हमारा लक्ष्य का महीना है, जो हमारा टारगेट का महीना है, जो हमारे सपनों को पूरा करने का महीना है, जो मिशन 2022 के पहले फेज का आखिरी महीना है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में प्रवेश करने जा रहे हैं और एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से हमें कुछ ऐसी जानकारियां मिलने वाली है जो बहुत ही पावरफुल है। क्योंकि इस बिजनेस में आने के बाद कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो इस बिजनेस को पहले से जानता हो। किसी भी व्यक्ति ने कभी भी अगर डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को ज्वाइन किया था पहली बार, तो स्वाभाविक है कि कुछ गलतियां उनसे हो जाती, और वो गलतियों को अगर समय रहते पकड़ लिया जाए तो वही गलतियां एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती है, जो कामयाबी के रास्ते में एक बहुत बड़े हथियार के रूप में काम करती है। लेकिन बात वही है कि जब तक किसी बात का पता ना हो, तब तक कैसे पता चलेगा कि क्या बात है। जब तक किसी बात का पता ना हो, तो कैसे पता चलेगा कि क्या बात है और क्या गलती हो रही। आज अपने अनुभव के पिटारे में से हमारे एक अति प्रिय साथी, जो बहुत अच्छा वक्तव्य देते हैं, बहुत अच्छा सेमिनार देते हैं, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के मालिक हैं, बहुत ही शानदार बिजनेस कर रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने एक अच्छा खासा लेवल अचीव किया हुआ, एक अच्छी खासी टीम है, और सबसे बड़ी बात, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही मेहनती, बहुत ही जुझारू और बहुत ही शानदार तरीके से अपने व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ाने का प्रयास निरंतर वो करते रहते हैं। वो कौन कौन सी गलतियां हैं जिन्हें हमें समझना है, वो कौन कौन सी बातें हैं जो कब बात ना बनकर गलती में तब्दील हो जाती है, वो सारी चीजें आज श्रीमान रतन सिंह यादव जी, जिनके प्रोग्राम का इंतजार मुझे भी रहता है, आप सबको तो रहता ही रहता है, क्योंकि मैं जानता हूं वो जब भी बोलते हैं वो इतिहास के पन्ने खोलते हैं। तो बहुत शानदार कार्यक्रम लेकर श्रीमान रतन सिंह जी आपके बीच में उपस्थित हैं, और मैं भी पूरा बेताब हूं उन्हें सुनने के लिए, पूरा ललायत हूं उन्हें सुनने के लिए। इसलिए मैं उनके और आपके बीच में अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, बल्कि उन्हें सीधा आपके बीच में आने का आमंत्रण दे रहा हूं। आइए रतन जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम सर, प्रणाम। थैंक यू सर, थैंक यू। तो कल्पामृत से जुड़े हुए सभी साथियों को, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सभी को मेरा नमस्कार, जय कल्पामृत। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सीएमडी सर सुदेश जी सर को, गुरुदेव अजय जी को, गुरुदेव सतपाल जी को, और मेरी ग्रेट अपलाइन जिन्होंने मुझे सिस्टम दिया, मिस्टर धर्मवीर जी यादव, और पूरी राजस्थान की टीम और पूरे भारत के लोग जो इस जूम मीटिंग पे हैं, पुनः उनका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं परिचय दूं। नाम रतन सिंह यादव, बेसिकली अलवर जिले से मैं बिलोंग करता हूं, और मूल रूप से मैं शिक्षा विभाग में एक सीनियर टीचर हूं, और पार्ट टाइम 33 महीने से इस सिस्टम को सीख रहा हूं, इस इंडस्ट्रीज को सीख रहा हूं। ये तो गुरुदेव का धन्यवाद है कि वो कल्पामृत के प्लेटफॉर्म पे, जूम प्लेटफॉर्म पे हमें मौका देते हैं महीने में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी कुछ सीखने को मिलता है, कुछ बोलने को मिलता है, बहुत सी चीजों में हम भी सुधार करना चाह रहे। तो साथियों, आज की इस जूम मीटिंग में उन 10-12 गलतियों की चर्चा आपसे मैं करने वाला हूं, जो मैंने फील्ड में काम करते हुए महसूस की है, अनुभव की है। जिन गलतियों के करते हुए बहुत से साथी सफलता से असफलता की ओर चले जाते हैं। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सपनों के साथ सफलता के लिए आते हैं, उनके ड्रीम्स होते हैं, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो पाते। कई लोग काम भी करते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि कुछ ऐसी गलतियां
जिन पर मैं आज आपसे चर्चा करने वाला हूं, वे गलतियां एक सफलता की ओर बढ़ रहे डिस्ट्रीब्यूटर को नाकामयाब बना देती हैं। ऐसी कुछ गलतियां हैं, और ये गलतियां जिन पर मैं आज आपसे चर्चा करूंगा या करने वाला हूं, वो देखने में आपको बड़ी गलतियां नहीं लगेंगी, लेकिन छोटी छोटी गलतियां ही काफी होती हैं इंसान को नाकामयाब बनाने के लिए। साथियों, अगर हमने इन गलतियों को सुधार लिया और अपनी टीम के लीडर्स को भी ये गलतियां न करने की सलाह दी, या इन गलतियों से बचना है, तो हम और हमारी टीम की तरक्की सुनिश्चित है। यानी ये गलतियां हम नहीं करेंगे तो जो बिल्कुल छोटी छोटी गलतियां हैं, क्योंकि आज का टॉपिक ही मिस्टेक ओब्लिक स्ट्रेंथ है। मैंने जो अनुभव किया फील्ड में पिछले 32-33 महीने से, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, सीख रहा हूँ, तो धीरे धीरे जो महसूस हुआ कि क्या गलतियां वो दिखने में तो छोटी होती हैं, लेकिन आप रियलाइज करना, जिस विषय पर अपन चर्चा करेंगे ना, उसको लास्ट में अपन सभी साथी रियलाइज करेंगे साथियों, तब पता चलेगा कि वास्तव में ये गलतियां क्या है और क्या नहीं है। क्योंकि देखो, एजुकेशन का पार्ट अलग है और लर्निंग का अलग है। लर्निंग प्रोसेस अनुभव से आता है व्यक्ति को। अनुभव से व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है। उन्हीं गलतियों पर अपन चर्चा करेंगे। तो उन गलतियों पर आज आप और हम मिलकर के चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं 4 लाइनें बोल करके फिर आगे शुरुआत करते हैं अपन इस सेमिनार की, जूम मीटिंग की। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा? क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा? हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा? कुछ नहीं हुआ तो क्या हुआ? अनुभव तो एक नया होगा। अपन अनुभव से सीखते हैं। तो साथियों, कुछ गलतियां हैं, 10 या 12 गलतियां, जिन पे अपन अगले 30 से 40 मिनट चर्चा करेंगे। पहली गलती अपन क्या करते हैं? इन गलतियों पे साथियों जो चर्चा करेंगे ना, उनको कोई ईगो हर्ट मत समझना। उन गलतियों में हमें सुधार करना है, क्योंकि अपन सभी एक परिवार का हिस्सा है। कल्पामृत हमारा ही परिवार है। ग्रुप से मतलब नहीं है कि आप किस ग्रुप से, किससे नहीं, एक पूरा परिवार हो। परिवार की सफलता की जिम्मेदारी हम सब के ऊपर है। तो जिन गलतियों पे चर्चा करेंगे, उन गलतियों का हमें सुधार करना है। हो सकता है और भी कोई गलतियां हो साथियों को फील्ड में, लेकिन मैंने जो महसूस की हैं, ये न तो कोई किताब का ज्ञान है, न ये सिर्फ अनुभव का है कि फील्ड में कहाँ-कहाँ हमसे गलतियां होती हैं। हो सकता है कई साथी नहीं करते हो, फिर भी अपन उन पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली गलती होती है साथियों अपनी सिस्टम में, अपलाइन की बात न मानना। पहली गलती, जी हाँ, अपलाइन की बात न मानना। सुनने में छोटी सी गलती लगती है, लेकिन ये सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आए हैं, कल्पामृत आयुर्वेदा में आए हैं, तो अपलाइन की बात मानना सीखिए, क्योंकि हमारी अपलाइन के पास हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। हो सकता है साथियों कि आप अपनी अपलाइन से ज्यादा टैलेंटेड हो सकता है आप अपनी अपलाइन से ज्यादा पढ़े लिखे हो, आपके पास ऐसा कुछ हो जो अपलाइन के पास ना हो, लेकिन याद रखिए, जो भी हमारा अपलाइन है उनके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्रीज का, और हमसे थोड़ा अधिक है। इसलिए हमारी अपलाइन जो कुछ कहती है, उन बातों को मानिए, क्योंकि हमारा अपलाइन कभी भी हमारी तरक्की के विरुद्ध में और कभी भी ऐसी कोई बात नहीं कहेगा जिससे हमारा नुकसान हो। क्योंकि हमारी अपलाइन जानता है कि हमारी तरक्की होगी, तभी अपलाइन की तरक्की होगी, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा डिजाइन किया गया है। इसलिए बहुत सारे जो लीडर्स होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो साथी होते हैं, वो ये गलती करते हैं कि अपलाइन की बात नहीं मानते, उनसे बहस करने लगते हैं, अपलाइन के साथ डिबेट करते हैं, उनसे अपना रिश्ता बिगाड़ लेते हैं। ऐसा कृपा करके हमें नहीं करना चाहिए प्लीज। अगर ऐसा हमने कर भी दिया है, तो उसे समय रहते सुधार लेवें, वरना तो साथियों सफलता कम और असफलता की ओर हम आगे ज्यादा बढ़ेंगे। तो पहली गलती हुई साथियों अपलाइन की बात को न मानना, अपलाइन को इग्नोर करना। क्योंकि इंडस्ट्री जैसी है साथियों, यहाँ अपना दिमाग अपने ट्रेडिशनल मार्केट में हमें लगाना होता है, ट्रेडिशनल कामों में, लेकिन सिस्टम में हमें अपलाइन के दिमाग से ही काम करना पड़ता है फर्स्ट 3 इयर्स। सेकंड जो हमारी गलती होती है, बहुत बार जो हमने महसूस किए, प्लान के समय अपलाइन की बातों पर ध्यान न देना। जी हाँ, जब अपलाइन प्लान दे रहा होता है, तब हमें मोबाइल का यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये छोटी-छोटी गलतियां हो सकती है साथियों सुनने में। जब अपलाइन हमारे प्रोस्पेक्ट को, हमारे गेस्ट को प्लान दे रहा है और हम
मोबाइल फोन पर चैटिंग कर रहे होते हैं ना साथियों, तो फोन पर बात कर रहे होते हैं, तो निश्चित हमारी तरक्की कभी हो ही नहीं सकती। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि कल्पामृत आयुर्वेद एक सीरियस बिजनेस है, हमें इसे हंसी मजाक में नहीं लेना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कुछ डिसिप्लिन्स होते हैं, कुछ अनुशासन होते हैं, जिनका हमें फॉलो करना होगा। जब अपलाइन हमारे प्रोस्पेक्ट को प्लान दे रहे होते हैं, तब हमें मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करके डायरी पेन का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि मैं बार बार यही कहता हूँ साथियों, गुरुदेव भी ये कहते हैं, अजय जी भी ये कहते हैं कि हमें हर चीज को नोट डाउन करना है। क्योंकि अगर कोई अच्छी बात लगे तो उसे नोट करना चाहिए। क्योंकि कल्पामृत बिजनेस अकल का नहीं, नकल का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग साथियों न शकल का है, न अकल का है, खाली नकल का बिजनेस है। तो हमें इस गलती से बचना है। अगर फिर भी हम ये गलती करते हैं, तो निश्चित रूप से हम असफलता की ओर जा रहे होते हैं धीरे धीरे। और तीसरी साथियों जो गलती होती है, वो होती है बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान नहीं देना। जी हाँ, अगर हमें नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है, तो साथियों में बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना ही होगा। हमेशा पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज से ही काम करना चाहिए। क्योंकि पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का एक ये फायदा होता है, अगर अपन घर से ही नेगेटिव होके अगर मार्केट में गए हैं, सिस्टम करने गए हैं, साथियों को प्लान देने गए हैं ना, तो वहां से नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेगा। या तो सर फोड़ के आएंगे या सर फोड़वा के आएंगे। ये बॉडी लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके कुछ भी बोलने से पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज बोल देती है, हमारी बॉडी लैंग्वेज ही बोल देती है। कई साथियों का तो बॉडी लैंग्वेज ऐसे होता है, मेरे जैसे साथियों का, जैसे कोई उदास इंसान हो, कोई निराश इंसान हो, जैसे शरीर के अंदर प्राण ही ना हो। हम हाथ भी ऐसे मिलाते हैं जैसे शरीर में जान ही ना हो। हम खड़े ऐसे होते हैं जैसे किसी चीज के सहारे खड़े हों। हमारे पास ऐसा ज्ञान ही नहीं है कि हमें लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है। इसलिए अपन पुस्तक है लोक व्यवहार डेल कार्नेगी की, उसका भी हमें अध्ययन करना बहुत परम आवश्यक है। बॉडी लैंग्वेज आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है कि नहीं, ये बहुत निर्भर करता है। क्योंकि कहते हैं उदास चेहरे पे तो मक्खियां बैठना भी पसंद नहीं करती हैं। बॉडी लैंग्वेज बहुत आवश्यक है। अगर हमें बॉडी लैंग्वेज का नहीं पता ही नहीं कि सही बॉडी लैंग्वेज क्या है, बहुत से साथी बॉडी लैंग्वेज को इग्नोर करते हैं, जैसा चाहे जैसा बोलते हैं, झूठ का पिटारा खोलते हैं, जैसे चाहे जैसे खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, कुछ भी बोलने लग जाते हैं। साथियों अगर बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान नहीं दिया तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग में वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो हमें चाहिए। इसलिए बॉडी लैंग्वेज हमेशा पॉजिटिव रखनी चाहिए। घर से चलें तो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज से जाएं, आप मुस्कुराते हुए जाइए, चेहरे पर बिल्कुल हल्के भाव हों। तो ये भी बहुत होती है। कई साथी होते हैं मेरे जैसे मैंने देखे हैं, वो बिल्कुल तन के टाइट होके जाते हैं, चेहरे के भाव ही उनके बिगड़े हुए होते हैं। तो प्रकृति का नियम है, अगर घर से नेगेटिव वाइब्रेशन लेके चलेंगे तो आगे भी हमें नेगेटिव चीजें ही सुनने को मिलेंगी। चौथी गलती है साथियों, अपलाइन के कॉल को एक बार में रिसीव ना करना। बहुत इंपॉर्टेंट गलती है और मैंने देखा भी है। अपलाइन की कॉल को एक बार में रिसीव नहीं करना। देखो साथियों, मैं मेरी कहता हूँ, मैं भी जॉब में हूँ, कक्षा में भी हम रहते हैं, इमरजेंसी का मतलब, लेकिन कोई भी कॉल आए मेरे पास अपलाइन का, तो मैं उसको उठा के रिसीव जवाब जरूर देता हूँ तुरंत कि सर मैं बिजी हूँ, घंटे बाद 2 घंटे बाद कर। तो कई साथी तो ऐसे होते हैं, अपलाइन ने सुबह कॉल किया, 2 दिन तक उसका जवाब ही नहीं है। और साथियों नेटवर्क मार्केटिंग में ये बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए आप। अगर आपकी अपलाइन की इज्जत आपकी नजरों में नहीं है ना, तो ये मान लीजिए आप असफलता के द्वार खोल रहे हैं। कुछ सारे ऐसे डाउनलाइन होते हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर्स होते हैं जो अपलाइन की कॉल को एक बार में रिसीव नहीं करते। कई बार अपलाइन कॉल करके थक जाता है बेचारा, और वो आपको कॉल करना ही बंद कर देता है। क्योंकि अपलाइन के दिमाग में कब कौन सा आइडिया आ जाए, कौन सा ख्याल आ जाए, और हमसे शेयर करना चाहता है, तभी तो कॉल करेगा। अपलाइन के पास कहाँ समय हमसे फालतू की बकवास करने का। और हमें कॉल करता है। अपलाइन के हर कॉल पे कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं जहां से हमारी तरक्की जुड़ी होती है। इसलिए मेरा आपसे करबद्ध निवेदन, हो सके तो अपलाइन की कॉल को एक बार में रिसीव करिए। बहुत सारे लोग ना तो अपलाइन की कॉल को एक बार में रिसीव करते हैं, और बड़े दुख की बात है, और ना ही वो फिर कॉल बैक करते हैं। ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। अपलाइन की कॉल को वैल्यू देनी है। अपलाइन कुछ भी शेयर करने वाला होता है, वो हमारी तरक्की से जुड़ी हुई बातें होती हैं। इसलिए हमें और हमारी टीम को ये बात अच्छे से समझा दें, हम अपनी टीम को ये बात अच्छे से बिठा दें
कि भैया अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कल्पामृत में अगर कामयाब होना है ना तो अपलाइन की कॉल को इग्नोर ना करें, क्योंकि अपलाइन के पास इतना समय है नहीं कि वो अपने पीछे पीछे ही भागा चलेगा, क्योंकि अपलाइन के पास बहुत सी उनकी एक्टिव डाउन लाइनें होती हैं। अगर हमने काम नहीं किया तो वो किसी दूसरे पे फोकस कर देंगे और फिर अपन रोते फिरते हैं कि अपलाइन ने मेरा साथ नहीं दिया, मुझे छोड़ के चले गई। तो साथियों प्लीज अपलाइन की कॉल को कभी इग्नोर ना करें। पांचवी गलती है अपलाइन के सामने बहाने बनाना, क्योंकि बहाने बनाने में तो पता है कुछ लगता नहीं है। तो बहुत से सारे साथी अपलाइन से ज्यादा अपने को स्मार्ट समझते हैं कि मेरी अपलाइन तो बेवकूफ है, सबसे स्मार्ट मैं ही हूँ, और वो अपलाइन के सामने बहुत सारे बहाने बनाते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि हमारी अपलाइन सब कुछ जानता है कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते, कितना सच बोल रहे हैं कितना झूठ बोल रहे हैं, लेकिन भले ही वो हमसे ना कहे लेकिन हमारी अपलाइन सब कुछ जानता है हमारे बारे में। अगर वाकई हमें कल्पामृत बिजनेस में तरक्की करनी है तो बहाना बनाना बंद करना पड़ेगा साथियों, क्योंकि सफलता तो कुछ ना कुछ मांगती है। अपलाइन से बहाने मत बनाइए, सच बोल दीजिए। मैं तो ये कहूंगा साथियों, सच बोल दीजिए, झूठ मत बोलिए। अगर हम किसी से नहीं मिले तो अपलाइन को बोल दीजिए कि सर मैं आज किसी से नहीं मिला। अगर हमने किसी का फॉलोअप नहीं किया तो बोल दीजिए कि सर आज मैंने फॉलोअप नहीं किया। अगर हमने आज किसी को इनवाइट नहीं किया तो बोल दीजिए अपलाइन को कि सर मैंने किसी भी व्यक्ति को आज इनवाइट नहीं किया, लेकिन झूठ मत बोलिए। बहुत सारे डाउनलाइन अपलाइन के सामने बहाने बनाते हैं साथियों, और वे झूठ बोलते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अपलाइन तो बेवकूफ है, उसे कुछ नहीं पता। अगर हम ऐसी गलती करते हैं तो आज से ही इस गलती को स्टॉप कर दीजिए, यही इसको बंद कर दीजिए। अपनी टीम में भी ये बताइए कि अपलाइन से झूठ मत बोलो प्लीज, क्योंकि अपलाइन गॉड गिफ्टेड होता है। अपलाइन हमारी कमियों को दूर करता है। जैसे गाड़ी में फ्यूल की आवश्यकता होती है, अपलाइन हमें वो फ्यूल देता है, ईंधन देता है, हमें मजबूत बनाता है, हमारे माइंड को पॉजिटिव करता है। तो अपलाइन को सच बताना है, तभी हम तरक्की कर पाएंगे। नहीं तो अगर सफल भी हो गए ना और बहाने बनाए ना तो ये निश्चित है अपन असफलता की ओर अग्रसर हो जाएंगे। और साथियों छठी गलती है अकाउंटेबिलिटी क्लियर न करना। अकाउंटेबिलिटी के मतलब यहाँ अपन ले सकते हैं जवाबदेही। बहुत से साथी लीडर्स अकाउंटेबिलिटी क्लियर नहीं करते हैं। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेह बनना, यानी कहते हैं ना देसी बात, दोस्ती पक्की खर्चा अपना अपना। वही बोलो जो कर सको, झूठे वादे मत करो साथियों जो निभा ना सको। जैसे हमें समय की जवाबदेही, जुबान की जवाबदेही, पैसे के लेन देन की जवाबदेही, इनका हमें अक्सर से पालन करना होता है। कभी किसी से भी मत बोलो कि 1 लेग तू चला 1 मैं चला दूंगा। भैया यहाँ तो आपने वाली लेग चल जाए वही बहुत है। तो सच्चा वादा करो। क्या करना है, कोई साथी सिस्टम में आया है ना तो कहो कि तू थोड़ा सा चल, तेरे साथ मैं सब कुछ समर्पण कर दूंगा। तू चल तो सही, प्लान दिखा तो सही, डायरी बना तो सही, लिस्ट बना तो सही, सिस्टम को फॉलो कर तो सही, प्रोडक्ट यूज कर तो सही, एक बार कल्पामृत आयुर्वेदा पे विश्वास कर तो सही। और फिर अगर कोई साथी चलता है तो उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हमारी अकाउंटेबिलिटी क्लियर नहीं है तो हम में सफल लीडर के गुण नहीं है। जो भी टास्क हो, जो भी लक्ष्य हो, हमें कंपनी अपलाइन की तरफ से जो मिलता है तो हमारी जवाबदेही और बढ़ जाती है। जैसे अभी जी सर कह रहे थे कि मार्च का बहुत बड़ा महीना है, बहुत बड़े टारगेट हमें अचीव करने हैं, तो हमारी जिम्मेदारी, हमारी जवाबदेही और ज्यादा बढ़ गई। और उसमें गड़बड़ नहीं करना है। जो लक्ष्य दिया है उस लक्ष्य को हर हाल में पूरा करना है, तभी हम भी अकाउंटेबल हैं, तभी हम कंपनी और सिस्टम के प्रति जवाबदेह हैं। तो जवाबदेही लें। और 7वां पॉइंट है साथियों, जो हम गलती करते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी गलतियां, सेमिनार में, जूम मीटिंग में, होम मीटिंग्स में लेट से आना या आना ही नहीं। बहुत सारे साथियों की आदत में शुमार हो गया है कि वे हर प्रकार की मीटिंग में लेट से आते हैं। अगर हमें नेटवर्क मार्केटिंग में टॉप लीडर्स बनना है, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, और अगर हम वाकई में ये चाहते हैं कि हमारा एक नाम बने कंपनी में, तो सबसे पहले हमें अपना टाइम टेबल सुधारना होगा साथियों। अगर हम सेमिनार में, ट्रेनिंग मीटिंग में लेट से आते हैं तो हम कैसे सफल हो सकते हैं? हमारी लेट लतीफी हमें असफल इंसान बनाती है।
अगर हमें कल्पामृत आयुर्वेदा में सफल होना है तो हमें कंपनी की किसी भी प्रकार की मीटिंग्स में टाइम से पहले ही पहुंचना होगा। अपनी टीम को भी सिखाएं कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हमें कामयाब होना है तो मीटिंग में टाइम से पहले पहुंचना सीखिए। अगर हम मीटिंग्स में लेट या देरी से पहुंचते हैं तो हमें कामयाबी भी देरी से ही मिलेगी। ऊपर वाला देखता है, प्रकृति में न्याय है, जैसा हम देंगे वैसा ही हमें मिलेगा। हम मीटिंग में लेट जाएंगे तो कामयाबी लेट आएगी। तो हमें और हमारी टीम को इस गलती को सुधारना होगा, क्योंकि जिसने टाइम की वैल्यू नहीं की ना साथियों, टाइम उसकी भी वैल्यू नहीं करता है, ये तय है। और 8वीं जो गलती है साथियों, अपने कोर लीडर से लगातार बातें न करना। जी, अगर आप एक ऐसे लीडर हो चुके हैं कि जिसकी 30 या 50 व्यक्तियों की टीम है मान लो, तो हमें कोर लीडर्स की एक टीम बना लेनी चाहिए। उस टीम में 5 से या 10 व्यक्ति की एक कोर टीम हो सकती है। मान लो मेरी टीम में 50 व्यक्ति हैं, तो 10 व्यक्ति मेरी कोर टीम में हो सकते हैं, जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जो फॉलो कर रहे हैं, जो सिस्टम को मान रहे हैं, अपलाइन की बात को मान रहे हैं बराबर, वो कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है। एक सफल नेटवर्कर जो होता है रोज अपनी कोर टीम से बात करता है। मिलकर बात करें, फोन से बात करें, फेस टू फेस बात करें, लेकिन निरंतर कोर टीम से बात जरूर करें अपन। कम्युनिकेशन गैप ना हो। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे झगड़ों की जड़, सभी मिसअंडरस्टैंडिंग की जड़ कम्युनिकेशन गैप ही होता है। थोड़े दिन अगर बातें नहीं होना तो बातें पता नहीं कहाँ की कहाँ पहुंच जाती हैं। एक अच्छा लीडर, एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा अपनी कोर टीम के साथ निरंतर संपर्क में रहता है। तो आज से ही हमें अपनी जो भी टीम है ना, उसके संपर्क में रहना है, निरंतर कम्युनिकेशन गैप नहीं करना है। और 9वीं गलती है साथियों, सॉरी ना कहना। सॉरी मतलब क्षमा नहीं मांगना। जी हाँ, आपने सही सुना। बहुत सारे लीडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स ईगो के चलते, कड़वी बातें हो सकती है साथियों, माफ करना, थोड़ा कि मेरी आदत है स्टेट खेलने की, साफ कहने की, लेकिन ये है मैंने जो महसूस किए है ना, वो चीजें हैं। बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर लीडर्स ईगो के चलते, घमंड के चलते जब अपलाइन से लड़ाई कर लेते हैं ना, डिबेट कर लेते हैं या फिर डाउनलाइन से, तो फिर सॉरी भी नहीं कहते। ये बहुत बड़ी गलती है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ही नहीं, पूरी जिंदगी में हम टीम बनाकर कुछ बड़ा करने के सपने देख रहे हैं ना, तो सॉरी कहने की आदत आज से ही डाल लीजिए साथियों। अपनी गलती को रियलाइज करने की आदत डाल लो, और ये समझ जाइए कि हमारे लिए लोग इंपॉर्टेंट है या हमारा घमंड, हमारा ईगो। अगर हमारे लिए हमारा घमंड इम्पोर्टेंट है तो सॉरी मत बोलिए, अगर लोगों को गवाते चलिए। और अगर हमारे लिए लोग इम्पोर्टेंट है तो सॉरी बोलना सीखिए। अगर हमारे डिबेट में कोई गलती ना भी हो तो सॉरी बोल देना चाहिए, क्योंकि सॉरी बोलने से हमारा कद ऊपर ही आ जाता है, हम ऊपर की तरफ ही बढ़ते हैं और हम ऊपर उड़ जाते हैं और एक अच्छे इंसान बनने लगते हैं। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, लोगों को मत गंवाइए, सॉरी बोलने की आदत डाल लीजिए। एक सॉरी ना बोलने से बहुत बड़े बड़े लोग असफल हो गए हैं और उनकी बहुत बड़ी बड़ी टीमें बिखर गई हैं। इसलिए सॉरी बोलना सीखे साथियों, माफ कीजिए और भूल जाइए, दिल में कोई बुरी चीज को मत रखिए। और नेक्स्ट जो गलती है, गलती नंबर 10 जो महसूस की है हमने, ठोस वजह का ना बनाना। ठोस वजह का ना होना नहीं, वजह तो बहुत है लोगों के पास। लोगों के पास न तो समय है और न पैसा है, लेकिन ठोस वजह का ना बनाना। जी हाँ साथियों, अगर हमें कल्पामृत बिजनेस में कामयाब होना है तो हमें कोई ठोस वजह बनाना पड़ेगा। सफलता के लिए कोई ठोस वजह चाहिए, ठोस कारण। क्या वजह कि हम काम कर पाए? ऐसा कौन सा कारण है कि हम काम कर पाए? कारण तो बहुत से लोगों के पास, लेकिन लोग नोट नहीं करते। हिंदुस्तानी डीएनए यही तो है ना, अपनी गलती लिखने में 3 साल लग जाएंगे और हम दूसरे की गलती 3 सेकंड में लिख देते हैं। क्या वजह कि हम काम कर पाए? और सफल होने के लिए एक इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। इच्छा शक्ति के साथ एक ड्रीम भी होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, कितना करना है, क्यों करना है, कब करना है। एक टाइम बाउंडेशन और उसका समय निर्धारण करके हमें चलना पड़ेगा। ठोस वजह बनानी पड़ेगी। हमारे जीवन में भी परिवर्तन तब तक नहीं हो सकता जब तक कोई ठोस वजह ना हो। बिना ठोस वजह के कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता और न हुआ है। आप सफल लोगों का संस्मरण पढ़िए, उनके जीवनी को पढ़िए।
तो हमें ये समझना पड़ेगा कि बिना ठोस वजह के हम काम कर ही नहीं पाएंगे, अगर ठोस वजह हमारे पास नहीं होगी तो। क्योंकि समाज में भारी भारी एनाकोंडा घूम रहे हैं, कोई भी व्यक्ति हमें नेगेटिव करके घर वापस भेज देगा अगर वजह ही ना होगी तो हमारे पास। अगर हमारी कोई ठोस वजह होगी तो हम कभी भी बिजनेस से नेगेटिव नहीं होंगे। ठोस वजह के कई कारण हो सकते हैं, बहुत से कारण हैं कि मुझे खूब सारा पैसा चाहिए, सम्मान चाहिए, सुरक्षा चाहिए, लोगों की बीमारी ठीक करना। कल्पामृत आयुर्वेदा के बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, दुआएं मिलेंगी, अर्थात सेवा करें करना चाहता हूँ। बेरोजगारों को रोजगार परक बनाना चाहता हूँ, बहुत अच्छी चीज है ये नेटवर्क मार्केटिंग में। वैसे अपन किसी को कुछ दे ही नहीं सकते। आपने भी साथियों देखा होगा, अभी थोड़े दिन पहले एक अखबार के मेन पृष्ठ पर आई थी, पत्रिका और भास्कर में, कि हिंदुस्तान में 22 वर्ष से 29 वर्ष तक के युवा जो पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, उनकी संख्या 3,27,00,000 बताई गई थी। ऐसे पढ़े लिखे लोगों का लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आप देख रहे हो पढ़े लिखे लोगों का, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर लोग घूम रहे हैं और छोटे छोटे काम कर रहे हैं। ये देखा हमने, हम सब सामाजिक प्राणी हैं। ऐसे लोगों के सपने पूरा कराने में आप अपनी पूरी ताकत लगा सकते हैं, हम अपनी पूरी ताकत लगा सकते हैं, बहुत सारे परामर्श कर सकते हैं, भलाई कर सकते हैं। हम ऐसे लोगों को सिस्टम में लाकर ऐसे लोगों का भला कर सकते हैं। ऐसा कोई भी कारण को हम ठोस वजह बना सकते हैं, कोई तो कारण हो। जब आप ये वजह लिख लेंगे, हम ये वजह लिख लेंगे, साथियों मेरी बार बार रिक्वेस्ट है कि हर चीज को लिखना है, कोई भी लक्ष्य हो, कोई भी कारण हो, कोई भी टारगेट हो, जब हम लिख लेंगे और समय निश्चित कर लेंगे तो फिर आपको ये ठोस वजह, हमें ये ठोस वजह सोने नहीं देगी। फिर हमारा सीनियर हमको बार बार नहीं बोलेगा, फिर हमको मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सेल्फ मोटिवेटेड होंगे। जब ये चीजें हम हमारी डायरी में लिख लेते हैं, दिमाग में अच्छे से बिठा लेते हैं, तो हम हमेशा आगे की तरफ बढ़ते हैं, कभी हम नेगेटिव नहीं होते, फिर हमें कोई नेगेटिव कर ही नहीं सकता, फिर हम बिजनेस से क्विट नहीं करते। हमारे पास कोई ठोस वजह नहीं होने के कारण बिजनेस को नए नए लोग ज्वाइन करते हैं, बहुत फास्ट ज्वाइन करते हैं, और बहुत फास्ट ज्वाइन करने के बाद अगले ही पल बिजनेस छोड़ने का इरादा भी बना लेते हैं। क्योंकि हमारे जीवन का कोई ठोस पर्पज ही नहीं होता, हमारे जीवन की कोई वजह ही नहीं होती काम करने की। अगर हमें कल्पामृत में बहुत बड़ी सफलता चाहिए तो हमें अपनी बहुत बड़ी वजह अर्थात बहुत बड़ा कारण बनाना पड़ेगा। कारण तो बहुत है हमारे पास। गुरुजी कहते हैं सतपाल जी कि कबूतर की आंख बंद करने से बिल्ली उसको छोड़ने वाली नहीं है। तो कारण तो बहुत है हमारे पास जीवन में, लेकिन कोई ठोस कारण हमें बनाना पड़ेगा। जब हमने अपनी वजह को सेट कर लिया, ठोस कारण को सेट कर लिया कि मुझे अपने जीवन में कल्पामृत बिजनेस क्यों करना है, उसके बाद हमें जरूरत पड़ती है एक दृढ़ इच्छा शक्ति की, एक बर्निंग डिजायर की, एक चाहत पैदा करनी पड़ती है कि हर हाल में दुनिया में कुछ भी इधर से उधर हो जाए, कितने भी लोग मुझे नेगेटिव करें, अब मैंने कल्पामृत बिजनेस को समझ लिया है, इसके प्रोडक्ट को यूज कर लिया है, इनके प्रोडक्ट के रिजल्ट को देख लिया है, बहुत से लोग जो कल्पामृत से लाखों रुपए कमा रहे हैं उनको भी देख लिया है। इसके बाद एक ऐसी इच्छा शक्ति अपने अंदर जनरेट करनी पड़ेगी कि सफलता को जख मार के आना ही आना पड़ेगा। तो साथियों, नेक्स्ट जो गलती हम करते हैं, अकारण क्रोध करना, द्वेष करना, ईर्ष्या करना। बिना कारण के ही हम लोगों से, डिस्ट्रीब्यूटर से, अपलाइन से, डाउनलाइन से, क्रॉस लाइन से ईर्ष्या करने लगते हैं। जी हाँ साथियों, सफलता में सबसे बड़ी रुकावट है अगर सिस्टम में किसी भी साथी से अकारण बिना कारण के द्वेष करना। देखो अपन भारतीय लोग हैं, महाराज भर्तृहरि का आपने नाम सुना होगा, जिनका ये ग्रंथ है नीति शतक। मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूं तो वो मैं ग्रंथ पढ़े उनके, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, ये त्रय शतक के नाम से उनकी पुस्तकें महाराज भर्तृहरि की। तो महाराज भर्तृहरि ने भी नीति शतक में कहा है कि जो मनुष्य कारण को आधार बनाकर अर्थात किसी कारणवश अत्यधिक क्रोध करता है, द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, वह उस कारण के समाप्त हो जाने पर अवश्य प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु जो व्यक्ति, जो डिस्ट्रीब्यूटर
जिस व्यक्ति का मन किसी भी कारण के बिना अर्थात अकारण द्वेष ईर्ष्या करने वाला होता है, उसको संसार या सिस्टम कैसे संतुष्ट कर सकता है? वो फिर द्वेष ही करता है, वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। तो साथियों, बिना कारण के सिस्टम के किसी भी साथी से हमें द्वेष ईर्ष्या बैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि द्वेष ईर्ष्या और बैर ये दिमाग को नेगेटिविटी दे सकते हैं। दिमाग अगर द्वेष करते हो ना आप किसी से, तो आपके दिमाग में 100% नेगेटिविटी आएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। और लास्ट पॉइंट है साथियों गलती का। जो गलती मैंने देखी, अपलाइन का मिस यूज करना। साथियों, अपलाइन एक टूल है और टूल को टूल्स की तरह यूज करिए। बहुत से साथियों को मैंने देखा, वो कॉल करते हैं अपलाइन को कि सर आप अलवर आ जाइए, ये सामान लेके मैं वहां आपको मिल जाऊंगा। क्योंकि अपलाइन क्या है? वजन ढोने के लिए थोड़ी है। अपलाइन हमें तरक्की के लिए, अपलाइन का सिस्टम से यूज करे, सामान हम लेके जाएं और फिर अपलाइन को बुलाए, सर प्लीज आप आइए, आपके समय की आवश्यकता है, आप एक होम मीटिंग करिए, मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। लेकिन होता क्या है कि नीचे से कॉल आती है कि सर आप वहां पूरा बैग भर के आ जाइए, उस चौराहे पे मैं आपको मिल जाऊंगा। ये गलत है साथियों, क्योंकि ये भी सोचो, आज आपने सिस्टम शुरू किए हैं, कल आप भी किसी के अपलाइन होंगे, और फिर वो व्यक्ति अगर आपके साथ ऐसा करेगा, तब आपको महसूस होगा कि मैंने अपलाइन के साथ बहुत गलत किया। लेकिन तब तक समय निकल जाता है, चिड़िया चुग गई खेत, आप पछताए क्या हो। तो साथियों, ये कुछ गलतियां थी जो हमें आज से ही बंद करनी है। उन गलतियों को एक बार मैं फिर मोटी मोटी दोहरा देता हूं कि क्या क्या गलतियां थी। पहली जो गलती थी, हमें अपलाइन की बात को न मानना, ये नहीं करना है, आज से ही मानना है। सेकंड थी, प्लान के समय अपलाइन की बातों पर ध्यान नहीं देना, ध्यान देना है, डायरी पेन के साथ नोट करना है, बॉडी लैंग्वेज को सही रखना है, अपलाइन के कॉल को एक बार में रिसीव करना है, अपलाइन के सामने बिल्कुल भी बहाने नहीं बनाना है, जवाबदेही सुनिश्चित करनी है। सेमिनार में, जूम मीटिंग में, होम मीटिंग्स में लेट से नहीं आना है। 11:30 का समय है तो हमें 11:15 ही पहुंच जाना चाहिए। अपने कोर लीडर से लगातार बातें करना है। स्टोरी बोलने की आदत हमें डालनी है। ठोस वजह हमें बनानी है। अकारण क्रोध द्वेष ईर्ष्या नहीं करनी है, और अपलाइन का हमें मिस यूज नहीं करना है। तो साथियों, ये कुछ गलतियां थी जो हमने या मैंने महसूस की, टीम ने महसूस की, हमने फील्ड में महसूस की। तो ये तो हो गया मिस्टेक। अब अगला छोटा सा टॉपिक है स्ट्रेंथ का, मात्र 10 मिनट का। स्ट्रेंथ यानी सफलता, ताकत हमें कैसे मिलेगी। तो उसके लिए मैं साहित्य का आदमी, तो साहित्यिक रूप से ही बात करूंगा, वो जीवन के हर पहलू में काम आएगी। तो ताकत के लिए, सफलता के लिए हमें क्या करना है? 4 चीजें है ना साथियों, उनको मजबूत करना है। पहली है जिज्ञासा, दूसरा है धैर्य, तीसरा है लीडरशिप, और चौथी है एकाग्रता। अब इन पे 2-2, 3-3 मिनट अपन बातें करेंगे। ये चीजें क्या है? सबसे पहले आते हैं हम जिज्ञासा पे। सबसे पहले जिज्ञासा का आदर करना सीखिए साथियों। जिज्ञासा का आदर पूरी भारतीय मनीषा ने किया है, मनीषियों ने किया है, ऋषि मुनियों ने किया है। वेदों में भी हमारे मन में जो भी प्रश्न प्रश्न सिस्टम के प्रति उत्पन्न हो, प्रश्न पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उनका समन करना आवश्यक है। यही तो जिज्ञासा है कि क्या कंपनी है, कहाँ की कंपनी है, कैसे प्रोडक्ट है, कैसे अप्लाइन, जो भी सवाल मन में आए, आप अपने अप्लाइन से उन सवालों का समन करिए, दमन करिए। हमें सोचना चाहिए कि ये कल्पामृत आयुर्वेदा बिजनेस मेरे पास क्यों आया, और मैं इसमें सफल होने के लिए क्या कर सकता हूँ। जिज्ञासा का अर्थ है मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आज मुझे कल्पामृत रूपी प्लेटफॉर्म मिला है, तो मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है साथियों? ये तो निश्चित है, कोई ना कोई तो हेतु है, कारण है कि हमें कल्पामृत रूपी सिस्टम मिला है। ऐसे ही नहीं मिला हमें ये सिस्टम। जिज्ञासा का आदर हमारी पूरी भारतीय संस्कृति में है। तो साथियों, जो भी जिज्ञासा सिस्टम के प्रति हो ना, अपनी अपलाइन के पास बैठकर जिज्ञासा का समन कर लेना चाहिए। क्योंकि साथियों, अगर हमारा दिमाग द्वंद में है ना, अंतर द्वंद में है, तो हम जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। चाहे वो फिर पारिवारिक जीवन हो, चाहे नेटवर्किंग जीवन हो, या ट्रेडिशनल काम करे वो जीवन हो। जिज्ञासा से ही हम सिस्टम को सीखेंगे
कि सिस्टम काम कैसे करता है। अगर जिज्ञासा का समन नहीं हुआ तो क्या होता है पता है, अगर थोड़ा सा भी बिजनेस डाउन हुआ तो हम चिल्लाने लगते हैं, तनाव में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं और फिर डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो स्ट्रेंथ के लिए, सफलता के लिए सबसे पहले जिज्ञासा, सभी सवालों का जो मन में आए उनका समन करिए आप। सेकंड टॉपिक था धैर्य, पैसेंस। दूसरी बात है कि हमें धैर्य रखना पड़ेगा, और धैर्य तो साथियों सबके आगे है। एक व्यक्ति था दशरथ मान जी, कितना बड़ा धैर्य था। पहले दिन जाके पहाड़ को फोड़ने लगा तो लोगों ने कहा ये बेवकूफ है, लेकिन 20 साल तक, 20 वर्ष तक धैर्य के साथ उसने पहाड़ को फोड़ा तो पहाड़ को भी हटना पड़ा, और उसने कहा कि हे मनुष्य, तू मनुष्य इसलिए तू जीत जाएगा, और दशरथ मान जी जीते साथियों। धैर्य देखना है तो भगवान राम का भी देख सकते हैं अपन। भगवान राम का धैर्य देखो, किस समय कितना उसने धैर्य, कहाँ राज्याभिषेक होने वाला था और कहाँ उनको वनवास मिला, और कोई शिकायत शिकवा नहीं। यहाँ तो 2000 का भी कम हो गया ना तो अपन रोने चिल्लाने लग जाते हैं कि क्या हुआ, ये हुआ, सिस्टम बैठ गया। तो धैर्य हमें रखना ही पड़ेगा। किसी शायर ने भी कहा था कि वतन की रे मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। धैर्य आवश्यक है, एकाग्रता भी आवश्यक। अगर हम धैर्य व एकाग्रता के साथ नियोजित तरीके से सिस्टम के साथ लगे रहे तो काम का प्रतिफल हमें मिलेगा, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। अगर मेहनत करोगे तो जरूर कामयाब होंगे। कहा जाता है, हम बहुत देसी कहावतों में सुना है कि मन से रोए ना तो फूटी आंख से भी आंसू निकलते हैं, लेकिन रोना मन से है। कहने का मतलब है कि सिस्टम में काम मन से करना है, लगन से करना है, पैशन के साथ करना है, कामयाबी जरूर मिलेगी। बेमन से काम नहीं करना है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं शताब्दी में हम जी रहे हैं तो हमें जरूर करनी पड़ेगी। तो फिर सोचिए हमें क्या करना है। एक शायर हुए थे अकबर इलाहाबादी, साहित्य का आदमी हूं मैं। तो किसी व्यक्ति ने पूछा कि चाचा आपने जीवन में क्या किया, तो उन्होंने, एक शायर था उनका कि कि क्या कहें अभाब, अभाब होता आने वाली पीढ़ियां, वंशजों की, क्या कहें अभाब, क्या कार्य नुमाया कर गए। उन्होंने पूछा चाचा आपने जीवन में क्या किया, तो अगली पंक्ति में उन्होंने क्या कहा कि क्या कहें अभाब, क्या कार्य नुमाया कर गए, बीए करी, नौकरी करी, रिटायर हुए, पेंशन मिली और फिर मर गए। मतलब जीवन में कुछ उन्होंने विशेष अलग नहीं किया, क्योंकि साथियों जो अपने से बाहर निकला उसको सारा संसार मिला, जिसने मरना सीखा उसी को जीने का अधिकार मिला। भाग्यवाद के भरोसे नहीं रहना है कि एक लेग मेरी अपलाइन चला दे, दूसरी लेग मेरी डाउनलाइन चला दे, इस भरोसे नहीं रहना है। एकाग्र भाव से, धैर्य से हमें काम करना है। तो ये तो हुआ साथियों धैर्य। और तीसरा लीडरशिप। लीडरशिप देखो, लीडरशिप के एक पार्ट है, बहुत से अन्य धर्मों के मतावलंब साथी भी हमारे साथ है, तो वो भगवान राम का उसको अदरवाइज ना ले। भगवान राम में लीडरशिप के बहुत से गुण थे। उन्होंने हर व्यक्ति को लीडर बनाया लीडरशिप के लिए। और आज कितना व्यक्ति स्टेज में है कि वो एक ड्राइवर पे विश्वास नहीं करता, उसको कोई चीज लाने भेजते तो 4 बार समझा के भेजते हैं। तो लीडरशिप की जो क्वालिटी है ना, वो हम भगवान राम से भी सीखते हैं। उन्होंने वंचितों को, वनवासियों को, मल्लाहों को लीडर बनाया है। तो अपन तो यहाँ बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। तो लीडरशिप क्या है? लीडरशिप इस बात से निर्भर होती है कि हम इस बात पर कितना विश्वास करते हैं कि खुदा द्वारा तय किया गया मेरा भाग्य किसी मनुष्य के निपटाने से, खत्म करने से न बढ़ेगा न घटेगा। हमारी सफलता, हमारी असफलता, हमारी स्वयं की प्रतिभा, क्षमता और उसके बाद प्रारब्ध पर निर्भर करती है। पृथ्वी पर कोई मनुष्य नहीं बना जो हमें पराजित कर सके, हमें जिता सके। स्वयं हमें अपने आप से सवाल करने का, अगर हमें सफल होना है तो हमें सिस्टम के प्रति जिज्ञासा, धैर्य और एकाग्रता का भाव रखकर काम करना ही पड़ेगा। और साथियों नेतृत्व क्षमता है ना, उसका शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप अन्ना हजारे को देख सकते हो, 5वीं पास है, उस व्यक्ति में कितनी नेतृत्व क्षमता है। तो इसका पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। कई कहते थे अरे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं कैसे क्या करूंगा। नहीं, लीडरशिप का शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। नेतृत्व क्षमता पैदा करना आप, हमारी आत्मा की शुचिता पर निर्भर है, पवित्रता पर निर्भर है।
अपनी टीम में लीडर्स पैदा करिए, उनसे जलेसी भावना मत करिए। देखो भगवान राम ने कभी नहीं सोचा कि हनुमान जी में इतना तेज है, ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, कल ये मेरे से आगे निकल गए तो नहीं, तो ये नहीं है कि मेरी डाउनलाइन मेरे से आगे जाए, बड़ी खुशी की बात है। वह हमें जलेसी नहीं करनी है। तो पहली जिज्ञासा, धैर्य, एक लीडरशिप, और चौथा जो है वो है एकाग्रता। चौथा जो पॉइंट है, हमें एकाग्रता का अर्थ है अंतर्मन से काम करना, बिल्कुल लगन के साथ। अर्जुन एकाग्र है, बाकी सबको सब दिखता है, किसी को मछली दिखती है, किसी को कुछ दिखता है, अर्जुन को केवल मछली की आंख दिखती है। इसलिए द्रोणाचार्य अपने पुत्र से भी अधिक प्रेम करते हैं अर्जुन को, और इस बात की टीस महाभारत के हर समकालीन पात्र को है कि गुरुवर द्रोण अर्जुन से इतना प्यार क्यों करते हैं। हमें भी, आपको भी लगता होगा कि सिस्टम के फला लीडर, फला डिस्ट्रीब्यूटर से ज्यादा इसने क्यों करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं है, वो केवल इतना है कि सिस्टम में एकाग्र कौन है, क्योंकि दुनिया में केवल दो ही परंपरा थी। बहुत अच्छी बात है, दुनिया में पहले दो ही परंपरा थी साथियों, अब तीसरी परंपरा ये है जो अपने से आगे बढ़ने पर खुश होती है। एक तो पिता अपने पुत्र को आगे जाते हुए देखकर गर्व से ऊंचा हो जाता है, और दूसरा गुरु अपने शिष्य को आगे बढ़ते देख खुश हो जाता है, और तीसरी जो परंपरा 21वीं सदी में एक अपलाइन अपनी डाउनलाइन की तरक्की को देखकर खुश हो जाता है। बाकी दुनिया में कोई किसी से खुश नहीं है। और एक बात हमें और याद रखनी पड़ेगी साथियों, असफलताएं केवल ये सिद्ध करते हैं कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ। और लास्ट 4 लाइनों से तो ये 4 चीजें होगी साथियों सफलता के लिए, क्योंकि हमें सबसे पहले खुद को मजबूत बनना है। उसके लिए हमें जिज्ञासा, धैर्य, लीडरशिप और एकाग्रता, इन चीजों पर हमें काम करना पड़ेगा एकाग्र भाव से। तो साथियों ये थी कुछ मिस्टेक, कुछ स्ट्रेंथ, कुछ कमियां और कुछ सुधार के बाद हमारे अंदर सुधार करना है। दुनिया में अगर कोई जिता सकता है तो आप स्वयं हो। तो हमारे अंदर ये चीजें, धैर्य लाना है, जिज्ञासा को क्लियर करना है, लीडरशिप को डेवलप करना है, और एकाग्र भाव से अंतर्मन से हमें काम करना है। और लास्ट में 4 लाइनें अनुभव से मैंने शुरू की थी, अनुभव से मैं इनको समाप्त करूंगा मीटिंग की तरफ। इन अनजान राहों पे मुझे चलने का अनुभव नहीं था, इन अनजान राहों पे मुझे चलने का अनुभव नहीं था, इन राहों ने मुझे एक अनुभव वाला राही बना दिया। थैंक्स अजय जी, बहुत बहुत थैंक्स। जय हिंद, जय कल्प अमृत। बहुत ही शानदार रतन सर, हमेशा की तरह आपने आज भी अपनी प्रतिभा को साबित किया कि आप जब भी बोलते हैं वास्तव में इतिहास के पन्ने खोलते हैं। आपने वो पहलू, वो चीजें, उन चीजों को टच किया, उन चीजों को लोगों के बीच में बताया जिनके बारे में लोग ये कहते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है, जिसके बारे में लोग समझते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो कौन सा फर्क पड़ेगा। साथियों ये जितनी बातें आज आपको रतन जी ने बताई, इनसे बहुत फर्क पड़ता है। एक कामयाब आदमी और एक नाकामयाब आदमी के बीच में अंतर सिर्फ और सिर्फ एक ना का है। एक कामयाब आदमी और एक नाकामयाब आदमी के बीच में अगर लिखा जाए तो एक ना का फर्क है, लेकिन ये ना किस चीज की है। जितनी गलतियां आज आपको रतन जी ने बताई, वो लोग थे जो करते थे, और कामयाब लोग उसको ना कहते थे, यानी कि वो ये कहते हैं कि मैं इनको कभी नहीं करूंगा, और जो नाकामयाब व्यक्ति है वो उसको करता है। तो आपको सोचना है, हमें सोचना है, सबको सोचना है कि हमें क्या बनना है। और साथियों मैं जाते जाते आप लोगों को एक बात और अच्छे से बता देना चाहता हूं। साथियों चमत्कार कभी नहीं होते, हमेशा अगर कुछ होता है तो निर्माण होता है, चमत्कार कभी नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति ये सोचकर इस बिजनेस में आ गया कि नेटवर्क मार्केटिंग में बस जुड़ जाओ कोई चमत्कार हो जाएगा, नहीं होगा। सिर्फ 2 लोगों को ज्वाइन करवा दो चमत्कार हो जाएगा, नहीं होगा। मीटिंग में मत आओ, क्या फर्क पड़ता है, चमत्कार हो जाएगा, नहीं होगा। अगर चमत्कार होगा तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज से होगा, और वो होगा सही तरीके से जो बातें आज आपको रतन जी ने बताई उन पर गौर करके, उन्हें अपनी जिंदगी में से दूर करके, जो स्ट्रेंथ आपको बताई, जिज्ञासा के बारे में बताया, एकाग्रता के बारे में बताया, धैर्य के बारे में बताया, जितनी भी चीजों के बारे में उन्होंने आपको बताया, उन पर मनन करने से और अपनी जिंदगी में उनका इस्तेमाल करने से निश्चित तौर पर आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। तो मैं धन्यवाद करूंगा रतन जी का, थैंक्स करूंगा आप सभी का जिन्होंने बड़ी एकाग्रता से आज के प्रोग्राम को सुना। बस मैं उम्मीद यही करता हूं, हम उम्मीद यही करेंगे कि
आपने अगर इन बातों को सुना है तो इन पर मनन भी करेंगे और इसे अपने जीवन में इस्तेमाल भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय कल्पना।